बीजिंग में बिछी बिसात, दुनिया में बड़ी औकात की जंग। ट्रंप हुए बेअसर, पुतिन शी ने बदल दिए रंग। हॉर्मुज में धधकी आग, कांप उठा बाजार। अब बीजिंग से तय होगा कौन बनेगा सरदार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी पटकथा बीजिंग में लिखी जा रही, जिसके किरदार हैं ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू और खामेनेई, और जिसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी और पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ने वाला है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बारूद की ढेर पर बैठा है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने अपने गठबंधन बदल रही। कहीं दोस्त दुश्मन बन रहे हैं तो कहीं दुश्मन अब रणनीतिक साझेदार बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे भूचाल के केंद्र में है चीन। जी हाँ, वही चीन जहां से डोनाल्ड ट्रंप अभी लौटे और जहां अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन बीजिंग जा रहा है। असल सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इस वक्त चीन के दरवाजे पर क्यों खड़ी? क्या बीजिंग अब दुनिया की नई पावर कैपिटल बनता जा रहा है, या वॉशिंगटन की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है? क्या ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने अमेरिका को उसके पुराने दोस्तों से दूर कर दिया? और क्या रूस चीन मिलकर एक ऐसा नया वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं जो अमेरिका की दशकों पुरानी बादशाहत को चुनौती देगा? इन सवालों की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप की उस चीन यात्रा से, जिसे व्हाइट हाउस ने ऐतिहासिक बताने की कोशिश की, लेकिन जो आखिर में ट्रंप के लिए एक राजनीतिक झटके में बदलती दिखाई दी। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद चीन, ईरान पर दबाव बना पाएंगे। उन्हें भरोसा था कि बीजिंग के जरिए तेहरान को झुकाया जा सकता है, लेकिन चीन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। ना तो कोई बड़ा समझौता, ना कोई संयुक्त बयान, ना कोई नई रणनीति। और यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया से लेकर चीनी मीडिया तक हर जगह चर्चा शुरू हो गई कि ट्रंप बीजिंग से खाली हाथ लौटे। एयरफोर्स वन से लौटते वक्त ट्रंप के चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं जो वो आमतौर पर विदेशी दौरों के बाद दिखाते हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अमेरिका की वैश्विक पकड़ का था। ट्रंप की मुश्किल ये है कि इस समय अमेरिका एक साथ कई मोर्चों में घिरा हुआ है। ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद जैसी स्थिति में, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान और मध्यावधि चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को उम्मीद थी कि चीन कम से कम ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ देगा, लेकिन बीजिंग ने साफ कर दिया कि वो किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय खुद को संतुलन की शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे दिलचस्प रणनीतिक कहानी, क्योंकि ट्रंप के लौटते ही खबर आती है कि अब व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचने वाले। जी हाँ, 19 से 20 मई के बीच पुतिन चीन में रहेंगे और इस दौरे को लेकर चीन के सरकारी मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों तक हर कोई बेहद गंभीर नजर आ रहा है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि जहां ट्रंप का दौरा ज्यादा कैमरों और बयानबाजी तक सीमित रहा, वहीं पुतिन का दौरा रणनीतिक मास्टर प्लान माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध, परमाणु हथियार नियंत्रण, ऊर्जा संकट, अमेरिकी प्रतिबंधों पर और नए वैश्विक गठबंधन जैसे मुद्दों पर लंबी बातचीत होगी। और ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं। पुतिन और शी जिनपिंग दुनिया के उन नेताओं में शामिल है जिनके रिश्ते को सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारियों में गिना जाता है। दोनों नेता 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। पुतिन 20 से ज्यादा बार चीन का दौरा कर चुके हैं और दोनों कई बार सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे को करीबी दोस्त बता चुके हैं। 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने तो उनकी पहली विदेश यात्रा रूस थी। पुतिन भी कई बार अपनी शुरुआती विदेश यात्राओं में चीन को प्राथमिकता देते रहे।
ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक साझा रणनीति। दोनों देशों को लगता है कि अमेरिका दुनिया पर अपना एक तरफा दबदबा बनाए रखना चाहता है और इसी वजह से रूस और चीन लगातार मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। यानी ऐसी दुनिया जहां ताकत सिर्फ वॉशिंगटन के हाथ में ना हो बल्कि मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली और दूसरी बड़ी ताकतों में बटी। यूक्रेन युद्ध के बाद ये साझेदारी और मजबूत हो गई। आपको बताएं, जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तब चीन रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बनकर उभरा। चीन ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल, गैस और कोयला खरीदना शुरू किया। रूस ने बदले में चीन को सस्ती ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार 228 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है और अब दुनिया की नजर उस प्रोजेक्ट पर टिकी है जो आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा राजनीति को बदल सकता है। और आपको उस प्रोजेक्ट का नाम बताएं, उसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया 2। सुनने में सिर्फ एक पाइपलाइन लग सकता है ये, लेकिन असल में ये रूस और चीन के बीच बन रहा ऊर्जा सुपर हाईवे। इस पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल करीब 50 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस चीन भेज सकता है। यानी इतनी गैस जिससे करोड़ों घरों की बिजली और रसोई साल भर चल सके। सबसे दिलचस्प बात आपको बताएं ये है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब मिडिल ईस्ट में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव है, ईरान और अमेरिका आमने सामने है, इजराइल लगातार युद्ध की स्थिति में है और दुनिया को डर है कि अगर तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक मंदी आ सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजारों में बेचैनी और इसी बीच रूस को फायदा भी हो रहा है क्योंकि महंगे तेल और गैस से उसकी कमाई बढ़ रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। अब नहीं रहा जाता डोनाल्ड ट्रंप से और कह रहे हैं कि भाई साहब इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, इससे ज्यादा मेरे अंदर पेशेंस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये तो हो गई अमेरिका और इजराइल की बात, ये तो हो गई अमेरिका और इजराइल की कहानी। लेकिन ईरान की भी तो बारी है। ईरान कहां चुप बैठे? ईरान भी जवाब देना जानता और ईरान के विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया है। ईरान ने भी आंख दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल को तगड़ा जवाब दिया, यानी करारा जवाब दिया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की धमकियों पर जिस तरह से पलटवार किया उससे साफ हो गया है कि ईरान भी अमेरिका और इजराइल के साथ दूसरे युद्ध की तैयारी करके बैठा है कि भाई साहब आप हमला करोगे तो हम भी इधर से जवाब देंगे। यानी सीज फायर के दौरान सिर्फ अमेरिका ने ही युद्ध की तैयारी नहीं की है दर्शकों, बल्कि ईरान ने भी बारूद का जखीरा इकट्ठा कर अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देने की तैयारी की। विदेश मंत्री ने अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को कैसे चिताया है वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से धमकियां दी जा रही, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा वो देखिए। पिछली जंग का जिक्र किया गया कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा। ये जो दो भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इनको ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछली जंग से इन दो दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा है। आंखें दिखाई जा रही, कहा जा रहा है कि दोबारा हमला किया तो अमेरिका और इजराइल की हार पक्की है। आदरणीय दो नेतन्याहू और ट्रंप को ये आदरणीय कहते हुए कह रहे हैं, तंज कसते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब पिछली जंग से सीख लो, अगर दोबारा हमला किया तो हार आपकी पक्की है और जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी। जंग करना चाहते हैं, जंग को एक सनक बता दिया ईरान और कह रहे हैं कि यह सनक अमेरिका को ही उल्टा भारी पड़ेगी। इन दो दुश्मनों को ईरान की तरफ से यह जंग भारी पड़ेगी, इनको समझ नहीं आ रहा। ये ईरान कह रहा है कि पिछली हार से सीख जाओ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। अरे इतने ड्रोनों से हमला किया है कि आपकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई।
महंगाई की मार अमेरिका में लोगों को झेलनी पड़ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं रुक रहे। ना दावे रुक रहे, ना बातें रुक रही, ना इनकी कहानियां रुक रही। और तो और ईरान पर दोबारा हमलों से एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो अभी भी मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे तेल के मामले हो, चाहे एलपीजी के मामले में, चाहे दूसरे और मुद्दे हो। हर जगह से इनकी सनक का खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के बारूदी बम को दोनों संभाल नहीं पाएंगे। मुस्तफा खामनेई कह रहे, ईरान कह रहा है। और इस चिंता की अगर हम जो बात कर रहे हैं, इस चिंता के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन से वापस लौटते समय ट्रंप का वो बयान है, जिसे ट्रंप ने चीन की धरती पर ईरान को लेकर दिया। जाते जाते ट्रंप ने कह दिया कि ईरान को लेकर उनका धैर्य अब जवाब दे रहा, ईरान को लेकर उनका पेशेंस अब खत्म हो रहा, ईरान को लेकर उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा, और उसे पूरा करूंगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। यह धैर्य इसलिए खत्म हो रहा है दर्शकों, क्योंकि इतने हमलों और इतनी मौतों के बाद भी ईरान अब तक नहीं झुका, ईरान अब तक नहीं रुका है, जवाब पर जवाब दे रहा है, हर वार का पलटवार कर रहा है, हर जवाब का जवाब दिया जा रहा है, और एक ही कहानी कही जा रही है कि तुम मेरी शर्तें मानो तब तो मैं आगे काम करूंगा। और ये बात पच नहीं रही, क्यों नहीं पच रही हो भी समझिए। चीन पर अमेरिका को कितना भरोसा है, भरोसे की भी तो कहानी है दर्शकों, किस पर कौन भरोसा करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ये किस तरह से ईरान को मदद करते हैं सब जानते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो सारी चीजें बदल जाती, कहते कि हम प्रतिद्वंदी नहीं बनते, साथ मिलकर चलते। मतलब युद्ध की वजह से व्यापार, सैंक्शंस, ट्रेड, तेहरान, ताइवान, ये सब मसले सबको सुलझाने और चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन द्वारा सारे गैजेट्स नष्ट कर बीजिंग के डस्टबिन में डाले, साथ ही साथ ओरिजिनल गैजेट्स यूएसए में ही छोड़कर अमेरिकी डेलीगेशन चीन जो है वो पहुंचा। अब आप देखिए कि अमेरिका को चीन में जासूसी का डर सता रहा है। अमेरिका को यह लगा कि भाई साहब हम जा रहे हैं, कहीं हमारी जासूसी तो नहीं हो रही। और ईरान के मुद्दे पर भी चीन कभी भी पलटी मार सकता है, यह अमेरिका जानता है। उधर ईरान अमेरिका की किसी धमकी के दबाव में नहीं आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका की सुपर पावर वाली सो कॉल्ड इमेज है उसको धक्का लग गया। ईरान पर हमला कर बुरे फंस चुके हैं ट्रंप, और शायद इसलिए ईरान को अपने बयानों से धमकाकर ट्रंप अपनी खोती हुई इमेज को बचाने में लगे हैं। पॉपुलैरिटी कम हो गई, मिड टर्म चुनाव भी तो है, उससे भी पार पाना है, लेकिन इन सब के बीच ईरान टस से मत होने को तैयार नहीं है। ईरान अब भी उन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है जिन शर्तों को ईरान ने पहले दिन अमेरिका के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि अमेरिका के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी भी अब असहज दिखने लगे। पहले यूरोप ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए, अब इजराइल भी संकेत दे रहा है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जी, वही इजराइल जिसे अमेरिका ने दशकों तक अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल को धीरे धीरे अमेरिकी सैन्य सहायता से बाहर निकालना चाहिए। ये बयान छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि 1950 में इजराइल की स्थापना के बाद अब तक अमेरिका उसे 300 अरब डॉलर से ज्यादा की सहायता दे चुका है।
हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य मदद आज भी दी जाती है। गाजा युद्ध के बाद अमेरिकी जनता के एक बड़े वर्ग में इजराइल को लेकर नाराजगी बढ़ी। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा मतदाता सवाल उठा रहे हैं और प्यू रिसर्च के सर्वे में करीब 60% अमेरिकियों ने इजराइल के प्रति नकारात्मक यानी नेगेटिव राय दी। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि अगर भविष्य में अमेरिका की राजनीति बदलती है तो सहायता पर असर पड़ सकता है। इसलिए अब इजराइल आत्मनिर्भर सुरक्षा मॉडल की बात कर रहा है। हाल ही में ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान डेविड स्लिंग इंटरसेप्टर सिस्टम में खराबी की खबरें सामने आई। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भी तेजी से घटता बताया जा रहा है। इन घटनाओं ने इजराइल को झटका दिया है। पहली बार खुलकर ये सवाल उठा कि क्या देश को अपने रक्षा उत्पादन ढांचे को और मजबूत नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल अभी अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। उसकी वायु सेना से लेकर मिसाइल तकनीक तक बहुत कुछ अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर है। लेकिन अब तेल अवीव नए विकल्प तलाश रहा है। भारत, ग्रीस और सर्बिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की चर्चा तेज हो रही है। और यही वो पल है जहां दुनिया का पूरा शक्ति संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को संभालने में लगा है, दूसरी तरफ चीन और रूस एक नए वैश्विक ध्रुव की तरह उभर रहे हैं। बीजिंग अब सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि वो जगह बनता जा रहा है जहां दुनिया की अगली राजनीतिक चालें तय हो रही। अब सबकी नजर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात पर है। क्या दोनों नेता मिलकर कोई नया आर्थिक या सामरिक गठबंधन बनाएंगे? क्या डॉलर के मुकाबले नई आर्थिक रणनीति तैयार है? क्या ऊर्जा के जरिए दुनिया पर नया दबदबा बनाने की तैयारी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सच में अपनी वैश्विक पकड़ खो रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका के सहयोगी दूर होते हैं और अगर रूस और चीन करीब आते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ा तो आने वाले सालों में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये सिर्फ तेल और गैस की लड़ाई नहीं, ये दुनिया की अगली सुपर पावर कहानी लिखे जाने का दौर है। और इस कहानी का सबसे अहम अध्याय शायद इस वक्त बीजिंग में लिखा जा रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।